हाय डे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत जो क्वेश्चन है वो मिसलेनियस क्वेश्चन है और यहाँ से आपके जो फिजियोलॉजी है इसके क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और जो है आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखा करिए। देखने के बाद इस जो है वो कमेंट करके जरूर बताया करिए कि क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं और कितने मार्क्स। किसी ने भी बताया नहीं अभी तक, जितने भी मैंने क्लासेस दी हैं, लगभग बहुत सारी क्लासेस हो गई हैं। तो और जो है आप लोगों में से कोई बताता नहीं है कि मतलब कितने मार्क्स किसके कितने मार्क्स आते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्वर यंत्र का बक्सा के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है। इसमें स्वर यंत्र का जो बक्सा है इससे इसके नाम से किसे जाना जाता है। ए ऑप्शन ग्रेसनी, बी ऑप्शन लैरिंग्स, सी ऑप्शन ए और बी दोनों और डी ऑप्शन कोई नहीं। तो स्वर यंत्र के बक्सा के नाम से जो है वो लैरिंग्स को जाना जाता है। जो लैरिंग्स हमारी होती है इसे स्वर यंत्र का बक्सा कहा जाता है। और यह जो होती है ग्लाटिस द्वारा ग्रसनी के पृष्ठ भाग में खुलती है। लैरिंग्स जो होती है वो ग्लाटिस होती है, एपिग्लॉटिस जो होती है उसी के जो है वो ग्लाटिस द्वारा जो ग्रसनी होती है उसके पक्ष भाग में ये खुलती है। यह भोजन को क्या इसका कार्य क्या होता है, तो ये भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। एपिग्लॉटिस जैसे लैरिंग्स जो होती है वो क्या होती है, ये आपका स्वर यंत्र, इसी से जो है ध्वनि निकलती है। जो हमारा ये स्वर निकलता है वो इसी के माध्यम से निकलता है। और इसका एक कार्य और भी होता है कि ये भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। और ये जो एपिग्लॉटिस होता है वो ढक्कन नुमा होता है, आप लोग साइंस में पढ़े हैं। तो वो क्या होता है, बंद हो जाता है। जब भोजन को हम निगलते हैं तो बंद हो जाता है वही एपिग्लॉटिस, और जिससे भोजन जो आहार नाल में जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रिले स्टेशन की संज्ञा निम्न में से किसे दी गई है। किसकी, तो जो रिले सॉरी गाइस, रिले स्टेशन की संज्ञा निम्न में से किसे दी गई है। ए ऑप्शन न्यूरॉन्स को, बी ऑप्शन हृदय को, सी ऑप्शन मस्तिष्क को, डी ऑप्शन पेशी को। तो रिले स्टेशन की जो संज्ञा दी गई है वो किसे दी गई है, न्यूरॉन्स को दी गई है। किसे, जो न्यूरॉन्स हमारे होते हैं इन्हें रिले स्टेशन की संज्ञा दी गई है। इसका आंसर जो सही हुआ ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और न्यूरॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है इस तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई तंत्रिका तंत्र की इकाई होते हैं। न्यूरॉन्स द्वारा ही शरीर की जितनी भी आपकी क्रियाएं हैं, मस्तिष्क में जितनी भी, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, मस्तिष्क में पाए जाते हैं। और जो है ये क्या होते हैं, जितनी भी शरीर की गतिविधियां होती है, जितनी भी शरीर की क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं को संपादित करने में का जो कार्य करते हैं वो कौन से करते हैं, न्यूरॉन्स करते हैं। और इनमें क्या है, जो तंत्रिका तंत्र होती है इस तंत्रिका तंत्र में पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं होती, इसमें रीजनरेशन पावर नहीं होती है। और यही न्यूरॉन्स जो होते हैं क्या होते हैं, न्यूरॉन्स की उपस्थिति के कारण जो ऐसा होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पुरुष विषण से हार्मोन शुक्र जनन का नियमन निम्न में से कौन करता है। पुरुष वृषण से हार्मोन शुक्र जनन का नियमन इसमें से कौन सा करता है। ए ऑप्शन गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स करता है, बी ऑप्शन लैक्टोट्रोपिक हार्मोन्स करता है, सी ऑप्शन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है, या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर सही होगा क्या है, तो इसका जो आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आंसर, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है इसका जो है वो नियमन करता है। किसका, जो पुरुष के जो वृषण भाग होता है, पुरुष से के वृषण से जो हार्मोन्स निकलता है, और हार्मोन्स कौन सा जो शुक्राणु जनन हार्मोन्स है, उस शुक्राणु जनक हार्मोन्स के नियमन का कार्य जो करता है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है वो करता है। ये क्या करता है, जिसके कारण जो पुरुषों का शुक्राणु जो है वो भली प्रकार से निर्माण हो सके। जिसे जो आपके स्पर्म बनते हैं ना, जो पुरुष में आपके स्पर्म बनने की प्रक्रिया होती है, वो स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया वो अच्छी प्रकार से हो सके, इसलिए जो जिम्मेदार हार्मोन्स होता है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, कोहनी को मोड़ने का कार्य निम्न में से कौन सी पेशी करती है। कोहनी को मोड़ने का कार्य इसमें से कौन सी पेशी करती है। ए ऑप्शन द्विशिरस्का पेशी, त्रिशिरस्का पेशी, बाहु पेशी, या सभी। तो क्वेश्चन नंबर फोर का जो आंसर सही होगा क्या होगा, तो द्विशिरस्का पेशी जो है वो कोहनी को मोड़ने का कार्य करती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा, तो जो दो शिरस्का पेशी होती है यह कोहनी को मोड़ने का कार्य करती है। कौन सी, दो शिरस्का पेशी कोहनी को मोड़ने का कार्य करती है।
ये पेशियां बाहु के सामने और अवस्थित होती है। जो भुजा होती है उस भुजा के सामने वाली जो पेशी होती है वो वहां पर अवस्थित होती है, जिसे कोहनी मोड़ने में आसानी हो जाती है। ठीक है, कहाँ पर ये पाई जाती है? तो भुजा के सामने एकदम स्थित होती है और जिसे कोहनी को मोड़ने में जो है सुविधा होती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अस्थियों में कठोरता निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? जो अस्थियां होती है, अस्थियां कठोर है, ये किसकी उपस्थिति के कारण होती है? ए ऑप्शन कैल्शियम फास्फेट, बी ऑप्शन मैग्नीशियम कार्बोनेट, सी ऑप्शन ए एवं बी दोनों और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो अस्थियां हैं, इस अस्थियों में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो अस्थियों में जो कठोरता होती है वो कैल्शियम फास्फेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, इन दोनों की उपस्थिति के कारण जो है इसमें पाई जाती है कठोरता। किसमें? अस्थियों में कठोरता इन दोनों की उपस्थिति के कारण पाई जाती है। तो क्या है, इस प्रकार अस्थि का जो ये भाग होता है, मतलब ये दोनों उपस्थित होती है, और अस्थि का जो 1/3 भाग होता है उसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और जो आपका 2/3 भाग होता है ये जो है आपका अकार्बनिक पदार्थों का बना होता है। तो अस्थियों की बात अगर करें तो अस्थि जो होता है वो कितना भाग? 1/3 भाग जो है अस्थियों का कार्बनिक पदार्थों का बना होता है, और जो है आपका 2/3 भाग जो है वो अकार्बनिक पदार्थों का बना होता है। और अस्थि में ये दोनों कैल्शियम फास्फेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट ये दोनों जो है अस्थि में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस बीमारी के लक्षण भोजन खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद दिखाई देते हैं? इसमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जिसके लक्षण भोजन खाने के तदुपरांत 1 से 1.5 घंटे बाद जो है उसके लक्षण दिखाई देते हैं? ए ऑप्शन डंपिंग सिंड्रोम है, बी ऑप्शन मोटापा है, सी ऑप्शन लेट सिंड्रोम है और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा सिंड्रोम? जो लेट सिंड्रोम होता है ये भोजन खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद जो है वो दिखाई देता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और लेट सिंड्रोम जो बीमारी होती है एक प्रकार की, ये भोजन जब व्यक्ति करता है और इसके लक्षण भोजन खाने के बाद जो है वो 1 से 1.5 घंटे बाद दिखाई देते हैं। इसमें होता क्या है इस रोग में? तो इसमें कमजोरी व्यक्ति को महसूस होती है, कपकपी होने लगती है, बेहोशी आने लगती है, पेट खाली होना अनुभव होने लगता है, और जो है इसके लक्षण जो होते हैं क्या होते हैं? इसके लक्षण इस प्रकार के जो लक्षण है वो व्यक्ति में दिखाई देते हैं, और जिसका कारण होता है रक्त शर्करा का स्तर कम हो जाना। और इन सब लक्षणों के कारण जो है रक्त का स्तर जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, डाउन हो जाने लगता है। किसके? तो ये जो आपके लेट सिंड्रोम की उपस्थिति के कारण, लेट सिंड्रोम बीमारी होने के कारण जो है इस प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इंसुलिन हार्मोन्स का मुख्य कार्य है प्रोटीन को शरीर में नियंत्रित करना, कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण करना, वसा का नियंत्रण करना, उपयुक्त सभी। तो इंसुलिन हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या है? इंसुलिन हार्मोन्स का मुख्य कार्य जो है वो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नियंत्रण करना। किसका? तो कार्बोहाइड्रेट का जो नियंत्रण करना इसका मुख्य कार्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, इंसुलिन बात अगर इंसुलिन हार्मोन्स की करें तो इंसुलिन हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? तो जो बीटा सेल्स होती है, बीटा कोशिकाएं होती हैं, यहाँ से इंसुलिन हार्मोन्स का, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावण होता है। और ये क्या करता है? जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा? आपका इंसुलिन हार्मोन्स। और यह जो है पेशियों और यकृत में किस रूप में जमा होता है? तो ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होके इसकी दर को काफी बढ़ा देता है। जब पेशी में ये पहुंचता है, पेशी और यकृत में पहुंचता है तो यह ग्लूकोज से किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो है उसके ग्लाइकोजन के परिवर्तन की जो दर है इस दर को काफी बढ़ा देता है, जिसके माध्यम से पेशियों और जो है आपके पेशियां और यकृत इसमें ग्लाइकोजन की ज्यादा से ज्यादा मात्रा जो है वो संग्रह होने लगती है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया निम्न रोग के लक्षण हैं। पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया और पॉलीयूरिया इसमें से किस रोग के लक्षण है? ए ऑप्शन उच्च रक्तदाब, बी ऑप्शन हृदयघात, सी ऑप्शन डायबिटीज, डी ऑप्शन कैंसर। तो पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया किस रोग के लक्षण है? तो ये जो है ये आपके डायबिटीज के लक्षण हैं। किसके? डायबिटीज के लक्षण हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आंसर? तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है।
बात अगर पाली यूरिया की करें तो पाली यूरिया में क्या होता है, तो पाली यूरिया में बार बार जो मूत्र है, इस मूत्र का क्या होता है, निष्कासन होने लगता है और व्यक्ति को बार बार क्या होती है, टॉयलेट लगती है और इसमें ग्लूकोज की भी मात्रा काफी बढ़ जाती है। किसमें, पाली यूरिया में। पॉलीडिप्सिया में व्यक्ति को बार बार प्यास लगती है और जो है इस प्रकार के लक्षण जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। किसमें, पॉलीडिप्सिया में। पॉलीयूरिया में यूरिन के बार बार व्यक्ति को यूरिन जो है वो लगती है, मतलब उसको मूत्र त्याग की समस्या जो है वो बार बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कथन है, खाद्य पदार्थों को आर्द्र ताप क्रिया का जैसे उबालने से उसका ग्लाइसेमिक प्रभाव बढ़ जाता है। खाद्य पदार्थों को आर्द्र ताप क्रिया में उबालने से उसका ग्लाइसेमिक प्रभाव बढ़ जाता है। आर्द्र तापक्रम से खाद्य पदार्थों के कण छोटे हो जाते हैं। असर्सन तथा रीजन दोनों सही है। असर्सन और रीजन दोनों गलत है। असर्सन सही और रीजन गलत है। असर्सन गलत और रीजन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर सही होगा, क्या सही आंसर होगा, तो इसका आंसर जो सही है आपका असर्सन भी बिल्कुल सही है और रीजन भी बिल्कुल सही है। खाद्य पदार्थों को आर्द्र तापक्रम क्रिया कराने पर उसका ग्लाइसेमिक प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है। आर्द्र तापक्रम से खाद्य पदार्थों के कण छोटे हो जाते हैं। जब उन्हें हम क्या करते हैं, जो वो क्या करते हैं, सिकुड़ जाते हैं, मतलब आपस में चिपक जाते हैं, जिसके कारण उसके कण जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित प्रक्रिया के लिए कपड़ों के तंतुओं में समक्तशीलता का गुण महत्वपूर्ण है। इसमें से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए कपड़े के तंतुओं में समक्तशीलता का गुण महत्वपूर्ण होता है? ए ऑप्शन कताई की प्रक्रिया, बी ऑप्शन करघे द्वारा बुनाई, सी ऑप्शन बुनाई और डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर सही होगा, क्या आंसर सही होगा, इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, कताई की प्रक्रिया में यह जो होता है आपका होता है। किसमें, कताई की प्रक्रिया में। ठीक है। वस्त्र निर्माण के लिए जो कताई की प्रक्रिया में होता क्या है, तो वस्त्र का जब हम निर्माण करते हैं तो रेशे से धागे का जो है निर्माण करने की क्रिया ही कताई की क्रिया कहलाती है और धागे के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है इसी को ही हम कताई कहते हैं। करघे द्वारा बुनाई, जब हम करघे पे रख के वस्त्रों की बुनाई करते हैं तो उसे करघे द्वारा बुनाई कहते हैं। बुनाई प्रक्रिया कई प्रकार की होती है, जैसे हम सलाई से बुनाई करते हैं और ऐसे करघे के माध्यम से बुनाई की जाती है, वस्त्रों की बुनाई की जाती है, कंबल वगैरह जो बुनाई होते हैं सबकी अलग अलग प्रक्रिया से उसको बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सी दोहरी नोक वाली डार्ट्स है? इसमें से कौन सी ऐसी है जो दोहरी नोक वाली डार्ट्स है? ए ऑप्शन फ्लांज है, बी ऑप्शन फिश है, सी ऑप्शन फ्रेंच है और डी ऑप्शन ड्रेस मेकरस है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर सही होगा, तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिश जो है वो दोहरी नोक वाली डार्ट्स है। क्या है, तो जो फिश है ये दोहरी नोट्स वाली डार्ट्स होती है। अगर बात हम डार्ट्स की करें, डार्ट्स क्या होता है, तो डार्ट्स जो होता है वस्त्र को फिटिंग और आकार देने के लिए पैटर्न में एक त्रिकोण आकार का कपड़ा या टुकड़ा काट लिया जाता है और दोहरी नाक वाले डार्ट्स को फिश डार्ट्स भी कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या है, डार्ट्स किसी चीज को हम जब डार्ट देते हैं तो कपड़े पे क्या करते हैं, उसको फिटिंग देने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए कपड़े पर जो है वो हम डार्ट्स का प्रयोग करते हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 संवेग की स्थिति में निम्न में से किस हार्मोन का स्रावण अधिक होता है? व्यक्ति में जब संवेग आ जाता है, संवेग जैसे भय हो गया, क्रोध हो गया, प्यार हो गया, निद्रा हो गई, इस प्रकार के जो संवेग है व्यक्ति में अगर आ जाता है तो किस प्रकार का हार्मोन्स का स्रावण अधिक होता है? सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला जो संवेग, सबसे ज्यादा हार्मोन सिक्रेशन होता है क्रोध की स्थिति में। जब व्यक्ति क्रोधित होता है ना तो उसमें बहुत सारे जो हार्मोन्स होते हैं एक्टिव हो जाते हैं, एकदम तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। तो संवेग की स्थिति में निम्न में से किस हार्मोन्स का स्रावण अधिक होता है? ए ऑप्शन एपिनेफ्रिन हार्मोन, बी ऑप्शन सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स, डी ऑप्शन यौन हार्मोन्स और सी ऑप्शन यौन हार्मोन्स और डी ऑप्शन सभी। तो संवेग की स्थिति में जो है आपका कौन सा हार्मोन्स जो संवेग की स्थिति में हार्मोन्स जो सक्रिय हो जाता है, वो अधिक स्रावण उस हार्मोन्स का होने लगता है, वो एपिनेफ्रिन हार्मोन्स है। कौन सा हार्मोन? इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, एपिनेफ्रिन हार्मोन जो है ये संवेग की स्थिति में सबसे अधिक जो है वो स्रावित होने लगता है।
यह हार्मोन्स कहाँ से निकलता है? तो यह जो है हार्मोन्स एड्रिनल ग्रंथ से निकलता है और कहाँ मिलता है? तो यह जाकर सीधे रक्त में मिल जाता है, जिसके कारण सांस की गति एवं हृदय धड़कन की गति में वृद्धि होने लगती है। ठीक है, व्यक्ति अगर क्रोधित होता है तो उसकी हृदय की धड़कन भी तेजी से चढ़ने लगती है। और क्या होता है आपका रक्त की जो प्रक्रिया है, उच्च रक्तचाप भी उसका होने लगता है। क्रोध की स्थिति में इस प्रकार के संवेग ज्यादा दिखाई देते हैं। अगर कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसके सीने पे हाथ रख के देखिए, उसकी हार्ट बीट तेजी से चलती है। और अगर व्यक्ति कोई क्रोधित होता है, बार-बार छोटी-छोटी चीज़ों को लेके वो क्रोधित हो जाता है, तो उसके इन लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक इस प्रकार की जो समस्या वो देखने के लिए मिलती है। तो ये जो होता है कि मतलब रक्तचाप की जो स्थिति होती है, क्योंकि जब हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, तो हार्मोन्स जो है इससे प्रभावित होगा और जब रक्तचाप हमारा प्रभावित होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि दिक्कत हमारे लिए होगी। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। पित्त रस में निम्न में से कौन कार्बनिक लवण पाए जाते हैं? पित्त रस में इसमें से कौन से कार्बनिक लवण पाए जाते हैं? ए ऑप्शन सोडियम टारोकोलेट, बी ऑप्शन सोडियम, सी ऑप्शन बाइल क्षार और डी ऑप्शन कैल्शियम। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर सही होगा क्या है? इसका जो आंसर सही होगा, ये जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सोडियम टारोकोलेट जो है ये कार्बनिक लवण पाए जाते हैं। कहाँ पर ये पाए जाते हैं? तो यह जो होता है पित्त जो आपके होते हैं पित्त रस में ये लवण पाया जाता है। इसका आंसर ए सही है। और कार्बनिक लवणों का प्रमुख कार्य क्या होता है? जो कार्बनिक लवण होते हैं, इस कार्बनिक लवणों का जो प्रमुख कार्य होता है क्या होता है? तो वसा का पायसीकरण करना, वसा को सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है वो तोड़ना। ये वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल देते हैं। जो वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती हैं उन्हें छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल देते हैं और वसा का पायसीकरण करने का कार्य भी कार्बनिक लवण जो है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अचार, जैम, जेली, शरबत आदि को संरक्षित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो जो अचार है, जैम है, जेली है, शरबत है, इसको जब हम संरक्षित करते हैं तो हमें इसमें से किसका प्रयोग करना पड़ता है? एक तो हम इन्हें क्या करते हैं जो है वो सनलाइट के माध्यम से, मतलब प्राकृतिक विधि से एक तो इनको संरक्षित करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, इसमें चीनी डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, तेल डाल देते हैं, सिरका डाल देते हैं। तो इन सब के माध्यम से जो है वो उसको हम संरक्षित करते हैं। तो ये जो होते हैं वो आपके प्राकृतिक होते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, कुछ प्राकृतिक होते हैं, कुछ कृत्रिम होते हैं। बट क्या है यहाँ पर अचार, जैम, जेली और शरबत को संरक्षित करने के लिए जो हम एक केमिकल का यूज करते हैं, वो केमिकल की बात यहाँ पर कर रहा है कि हम किस केमिकल का यूज करते हैं। ए ऑप्शन पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, बी ऑप्शन एसिटिक एसिड, सी ऑप्शन सोडियम बेंजोएट और डी ऑप्शन सभी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर सही होगा, क्या आंसर सही होगा? इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी का हम यूज करते हैं। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का भी प्रयोग किया जाता है, एसिटिक एसिड का भी प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का भी प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा आंसर सही होगा? इसका डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ग्लूकोज, फ्रक्टोज एवं गैलेक्टोज का अवशोषण किसके द्वारा होता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज का अवशोषण किसके द्वारा होता है? ए ऑप्शन रसांकुर, बी ऑप्शन डेक्स्ट्रीन, सी ऑप्शन गुहांकुर और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर सही होगा, क्या आंसर सही है? तो इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ग्लूकोज, फ्रक्टोज एवं गैलेक्टोज का अवशोषण जो है वो रसांकुर के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? तो जो है ये रसांकुर के माध्यम से होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मांस में निम्न में से कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मांस में जो बात अगर हम इसकी करें, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज का अवशोषण, ग्लूकोज जो होता है ये क्या होता है? तो ग्लूकोज जो है वो सबसे जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज जो होता है क्या होता है, त्वरित ऊर्जा का स्रोत होता है। कार्बोहाइड्रेट में त्वरित ऊर्जा का अगर स्रोत हमको किसी कहाँ से प्राप्त होता है तो ग्लूकोज का से होता है। फ्रक्टोज इसे फलों की शर्करा के नाम से जानते हैं, गैलेक्टोज इसे दुग्ध शर्करा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा शीघ्र अवशोषण जो है होता है वो किसका होता है? सर्वाधिक शीघ्र अवशोषण जो होता है वो गैलेक्टोज का होता है। तो उसके बाद फिर ग्लूकोज का होता है और सबसे धीमा जो अवशोषण होता है वो फ्रक्टोज का होता है। ठीक है, समय बढ़ने के साथ साथ इसके अवशोषण की दर जो भी है वो घटती जाती है। जैसे जैसे हम टाइम ऑफ ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो है इनके
किसकी जो अवशोषण की दर है वो अवशोषण की दर भी प्रभावित होती है, मतलब अवशोषण की दर भी क्या है आपकी घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मांस में निम्न में से कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मांस में इसमें से कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ए ऑप्शन ट्रिप्टोफैन है, बी ऑप्शन ग्लाइसिनिन है, सी ऑप्शन एक्सलेसिन है, डी ऑप्शन ग्लूटेनिन है। तो मांस में जो पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? तो मांस में जो प्रोटीन पाई जाती है वो ट्रिप्टोफान होती है। कौन सी प्रोटीन? ट्रिप्टोफान प्रोटीन जो है वो मांस में पाई जाती है। ट्रिप्टोफैन होता है, फान यहाँ पे लिख दिया गया है। ट्रिप्टोफैन प्रोटीन जो है वो मांस में पाई जाती है और मांस में जो है हाई बायोलॉजिकल वैल्यू की प्रोटीन पाई जाती है। उच्च गुणवत्ता वाली जो प्रोटीन है वो मांस में पाई जाती है। और मांस जो होता है हमारा वो पूर्ण वर्ग की, इसमें कौन सी प्रोटीन? पूर्ण वर्ग की प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, और इसमें ट्रिप्टोफान के साथ साथ कौन सा? और ल्यूसिन नाम की भी प्रोटीन इसमें उपस्थित होती है। ट्रिप्टोफान के साथ साथ ल्यूसिन प्रोटीन भी इसमें पाई जाती है। इसीलिए मांस, किसी भी जानवर का मांस होता है उसमें अच्छी खासी मात्रा में जो है वो प्रोटीन पाई जाती है। लेकिन मांस जो होता है इसका डाइजेशन जो है वो देरी से होता है। ठीक है, इसलिए प्रतिदिन हम अपने भोजन में मांस का सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो डाइजेशन की प्रक्रिया काफी देर से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, लिनोलेनिक अम्ल हमारी रक्त वाहिनियों में निम्न में से क्या बनाता है? लिनोलेनिक अम्ल जो है हमारी रक्त वाहिनियों में से क्या बनाता है? ए ऑप्शन ग्लूकोज, बी ऑप्शन लसिका, सी ऑप्शन रक्त और डी ऑप्शन सेमी परमिएबल। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आंसर सही होगा? तो डी आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर है। लिनोलेनिक अम्ल हमारी रक्त वाहिनियों में क्या बनाता है? सेमी परमियोलेबल बनाता है। और ये सेमी परमियोलेबल गर्मी के मौसम में हमारे शरीर में जो पसीना होता है, इस पसीने के रूप में भाप निकलती है, उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, जो सेमी परमिएबल आपका होता है, ये क्या करता है? तो ये जो है हमारे शरीर में पसीना जो होता है, उस पसीने के रूप में जो भाप निकलती है, उस भाप को जो है वो नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम साइटोक्रोम्स का निर्माण निम्न में से किससे होता है? तो श्वसन क्रिया में जो भाग लेने वाला एंजाइम्स, कौन सा एंजाइम? एंजाइम साइटोक्रोम्स होता है। इस साइटोक्रोम्स एंजाइम्स का निर्माण जो है किससे होता है? ए ऑप्शन लोहा है, बी ऑप्शन क्लोरीन है, सी ऑप्शन जिंक है और डी ऑप्शन फास्फोरस है। तो इसका जो आंसर सही होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या सही होगा? तो इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। श्वसन क्रिया में भाग लेने वाला जो एंजाइम साइटोक्रोम्स होता है, इसका निर्माण किससे होता है? तो इसका निर्माण जो होता है वो लोहा से होता है। किससे? लोहा से होता है। ठीक है, लोहा जो होता है, लोहा हीमोग्लोबिन के लिए निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और हीमोग्लोबिन में हीम, लोहा तथा ग्लोबिन जो होती है वो क्या होती है? आपकी प्रोटीन होती है। हीम नामक वर्णक पदार्थ पाया जाता है और ग्लोबिन जो आपकी होती है आपकी इसमें हीमोग्लोबिन में प्रोटीन पाई जाती है। क्लोरीन है, ये शुद्ध आपको स्वच्छ करने का कार्य करता है, जैसे जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, शरीर में कार्बोज, वसा एवं प्रोटीन के ऑक्सीकरण के द्वारा निम्न में से क्या उत्पन्न होता है? तो शरीर में कार्बोज, वसा एवं प्रोटीन के ऑक्सीकरण की क्रिया के उपरांत निम्न में से क्या उत्पन्न होता है? ए ऑप्शन वसा, बी ऑप्शन विटामिन, सी ऑप्शन प्रोटीन और डी ऑप्शन जल। तो शरीर में कार्बोज, वसा एवं प्रोटीन के ऑक्सीकरण के उपरांत जो ऑक्सीकरण के दौरान जो आपका निष्कासित होता है वो जल निष्कासित होता है। क्या होता है? तो क्या बनता है? तो क्या उत्पन्न होता है? तो जल का निर्माण होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। किसका? जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, शिशुओं और बालकों में प्रौढ़ों की अपेक्षा जल का प्रतिशत डैश डैश होता है। जो शिशु और प्रौढ़ होते हैं, इसमें बालकों में, शिशु और बालकों में प्रौढ़ों की अपेक्षा जो जल का प्रतिशत होता है वो कितना होता है? ये ऑप्शन क्या होता है? अधिक होता है, उदासीन होता है, कम होता है या इनमें से कोई नहीं। तो शिशुओं और बालकों में प्रौढ़ों की अपेक्षा जो जल का प्रतिशत होता है वो अधिक होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, मोटे व्यक्तियों में पतले व्यक्तियों की अपेक्षा जो जल का प्रतिशत जो होता है वो अधिक होता है। मोटे व्यक्ति में पतले व्यक्तियों की अपेक्षा जल का प्रतिशत भी अधिक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, राइबोफ्लेविन प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन निम्न में से कौन सा है? राइबोफ्लेविन प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन इसमें से कौन सा है? ए ऑप्शन शुष्क ब्रूअर है, ब्रियर है, बी ऑप्शन ईस्ट है, सी ऑप्शन ए एवं बी दोनों है, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर सही होगा, क्या आंसर सही होगा? तो इसका आंसर जो सही होगा, राइबोफ्लेविन प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन जो है वो क्या है आपका? तो ये जो सर्वोत्तम साधन होता है वो आपका जो है वो शुष्क बियर भी होता है और ईस्ट भी होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। शुष्क बियर और ईस्ट दोनों जो है इसके प्राप्ति का उत्तम साधन होता है। और जो आपका किसमें राइबोफ्लेविन की बात अगर करें तो राइबोफ्लेविन जो है वो किसमें प्राप्त किस चीज में पाया जाता है? तो जैसे आपका दूध का पाउडर हो गया, जिगर हो गया, अंडा हो गया, ठीक है, इन सब में जो है आपका राइबोफ्लेविन प्राप्त होता है। पनीर हो गया, आपका दूध हो गया, इन सब में जो है राइबोफ्लेविन की अच्छी खासी मात्रा उपस्थित होती है। यहाँ पे सर्वोत्तम साधन की बात हो रही है तो सर्वोत्तम साधन आपके ये दोनों होते हैं, मतलब सबसे उत्तम, सबसे ज्यादा जो है इसी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी निम्न में से किसकी कमी से होती है? सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी जो है इसमें से किसकी कमी से होती है? ए ऑप्शन नियासिन, बी ऑप्शन राइबोफ्लेविन, सी ऑप्शन थायमिन और डी ऑप्शन सभी। तो सिजोफ्रेनिया नामक जो बीमारी है वो किसकी कमी से होती है? तो यह जो बीमारी होती है वो नियासिन की कमी से होती है। किसकी? नियासिन की कमी से होने वाली यह बीमारी है। और इस बीमारी में क्या होता है? तो यह एक प्रकार का मानसिक विकार होता है। क्या है? आपका एक प्रकार का मानसिक विकार होता है और यह त्वचा को मानसिक विकार होता है। और बात अगर नियासिन की करें तो नियासिन जो होता है ये क्या कार्य करता है? तो त्वचा को स्वस्थ और कांति में बनाए रखने में नियासिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो त्वचा पर फोड़े, फुंसियां और क्या हो जाते हैं? घाव बन जाते हैं। नियासिन की अगर शरीर में कमी हो जाती है तो त्वचा पर फोड़े, फुंसी, घाव इस प्रकार की जो समस्या है वो देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, किरेटोमलेशिया रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? कौन सा रोग? तो किरेटोमलेशिया रोग इसमें से किस विटामिन की कमी से होता है? ए ऑप्शन विटामिन ए, बी ऑप्शन विटामिन सी ऑप्शन विटामिन बी और डी ऑप्शन विटामिन डी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर सही होगा कि केराटोमलेशिया निम्न में से किस बीमार विटामिन की कमी से होता है? तो यह जो है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा? तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। बात अगर कि करें विटामिन ए की कमी से तो जो बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं, आंखों से संबंधित रोग होता है, ठीक है, जैसे आंख से संबंधित जो भी रोग होते हैं वो इसी की कमी से होते हैं। जैसे अब जब क्या होता है तो जैसे जीरोसिस कंजक्टिवा का जब अच्छी प्रकार से इलाज ना होता है तो इसकी कार्निया जो हो जाती है वो टूट जाती है। और जो है कार्निया जब टूटने लगती है तो कार्निया जब किरेटोमलेशिया कब होता है? जब क्या हो जाए? जीरोसिस, आंख में जीरोसिस कंजक्टिवा हो जाता है। और जब जीरोसिस कंजक्टिवा का अच्छी प्रकार से इलाज नहीं हो पाता तो आंख की जो कार्निया है, कार्निया की जो श्लेष्मिक झिल्ली है वो टूटने लगती है। और जिससे कार्निया जो होती है वो क्या हो जाती है? अपारदर्शी बन जाती है। कार्निया में रक्त वाहिकाओं का जो है वो जाल बिछ जाता है। जब वो अपारदर्शी हो जाती है और कार्निया जो होती है उसमें रक्त नली वाहिकाओं का जो है वो जाल बिछ जाता है, जिसके कारण ये जो है वो लाल हो जाती है कार्निया में। और इसके साथ साथ इस कार्निया जो होती है इस कार्निया में घाव भी हो जाते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का संक्रमण जो है वो आग से संबंधित शीघ्र इसमें प्रवेश कर जाता है और जिसके कारण जो है किरोटोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। सबसे पहले तो क्या होगा? जीरोसिस कंजक्टिवा की जब मतलब डेंजरस स्थिति हो जाती है, खराब स्थिति हो जाती है, तब जो है आपका किरेटोमलेशिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 और बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये तो सबको एक छोटे छोटे बच्चों को आता है, ठीक है। सब्जियों का राजा के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? आलू है, टमाटर है, मटर है, सेब है। ऐसी सब्जी जिसे हम सारे सब्जियों के साथ मिलाकर क्या करते हैं? काम चला लेते हैं, खा लेते हैं, तो वो कौन सी सब्जी होती है? इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सारी सब्जियों के साथ इसे हम डाल के खा सकते हैं, कोई सी भी सब्जी हो उसमें अगर आलू डाल देते हैं तो वो चल जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी कारण इसे सब्जियों का राजा कहा जाता है, ठीक है।
और आलू की बात अगर करें तो आलू जो है ये क्या है, इसमें स्टार्च की मात्रा अधिक पाई जाती है। जब आलू को कट करते हैं तो देखते हैं ना कि निकलता है कुछ इसमें से स्टार्च, या धुलते समय देखिए तो पानी में क्या होता है, स्टार्च की मात्रा जो है वो बैठी रहती है। तो आलू में जो है स्टार्च की मात्रा सबसे ज्यादा जो रहती है आपकी पाई जाती है। आलू की हम अनेक प्रकार से डिशेस बनाते हैं, बहुत सारी डिश जो है वो आलू की हम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, माता के दूध में निम्न में से कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? माता का जो दूध होता है इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ए ऑप्शन एल्बुमिन, बी ऑप्शन लैक्टोफेरिन, सी ऑप्शन जीन और डी ऑप्शन सभी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। माता के दूध में जो है वो लैक्टोफेरिन नामक की प्रोटीन पाई जाती है। कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। और जो है ये लैक्टोफेरिन क्या होती है, ये माता के दूध में उपस्थित होती है, जो शिशु को आंत से संबंधित रोगों से बचा लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करती है। ये जो प्रोटीन है माता के दूध में उपस्थित होती है, जब शिशु इसे ग्रहण करता है तो वो उसकी आंत में जाता है, और आंत में जाने के उपरांत जो है इसे शिशु को रोग से लड़ने की क्षमता को प्रदान करता है। ठीक है। स्तनपान द्वारा पोषित होने वाले बालक स्वस्थ और हष्ट पुष्ट होते हैं, क्योंकि इसमें सभी पोषक तत्व जो होते हैं विद्यमान होते हैं। जब वे माता अपने बेबी को फीडिंग करवाती है तो फीडिंग कराने के तदुपरांत जो आपकी प्रोटीन होती है, जो अनेक पौष्टिक तत्व होते हैं माता के दूध में उपस्थित होते हैं, और जब ये शिशु के दूध में जाते हैं तो शिशु को एक स्वस्थ बॉडी जो है वो प्रदान करते हैं। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, पिसी हल्दी में निम्न में से किसकी मिलावट की जाती है? हाई मेटेलिन, बासी रोटी, गोद या ईंट का चूड़ा। तो किसकी मिलावट जो है वो की जाती है? पिसी हल्दी में निम्न में से किसकी मिलावट की जाती है? हाई मेटेलिन, बासी रोटी, गोंद या ईंट का चूरा। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हाई मेटालिन का जो है उपयोग किया जाता है किसमें? पिसी हल्दी में। किसमें? पिसी हल्दी में जो है हाई मेटालिन का यूज किया जाता है। ठीक है। बासी रोटी का यूज हम कहाँ पर करते हैं? तो जो बासी रोटी है और जो है आपका हुँ। बासी रोटी जैसे आपका हो गया वो हम खोआ वगैरह बनाते हैं तो उसमें यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? ईंट का चूरा आपका जो यूज़ होता है, ये लाल जो मिर्च होती है इसमें इसका यूज़ होता है, गोंद का यूज़ जो होता है ये इसका यूज़ हुँ। तो पिसी हल्दी बात अगर करें हाई मेटालिन टेस्ट हम कैसे पता चल करेंगे कि पिसी हल्दी में जो है वो क्या है, हाई मेटालिन तत्व मिला है। तो क्या है, यदि हम इसे क्या करते हैं, थोड़ी-सी हल्दी लेते हैं और उस हल्दी को टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। तो टेस्ट ट्यूब में डालकर उसमें तीव्र कौन-सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने पर उसका रंग बैंगनी हो जाता है, और बैंगनी होने के पश्चात उसमें क्या होता है, पानी डालते हैं, पानी डालने पर भी रंग बैंगनी ही रहे तो मिलावट तो होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें बैंगनी क्या डालते हैं तो हल्दी में जो है वो क्या-क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे। उसमें क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने के बाद उसका रंग कैसा हो जाता है, बैंगनी हो जाता है, और बैंगनी होने के उपरांत उस पे क्या होता है, पुनः पानी डालेंगे। पानी डालने के उपरांत भी अगर उसका कलर बैंगनी ही रह जाता है तो इसका मतलब है कि उसमें जो है वो हाई मेटालिन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सब्जियों का लाल व बैंगनी रंग निम्न में से किसके कारण होता है? सब्जियों का लाल व बैंगनी रंग किसके कारण होता है? ए ऑप्शन क्लोरोफिल के कारण, बी ऑप्शन एंथ्रोसाइनिन के कारण, सी ऑप्शन कैरोटीनॉइड्स के कारण, डी ऑप्शन लाइकोपिन के कारण। तो सब्जियों का लाल व बैंगनी रंग जो है वो एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण? एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंथ्रोसाइनिन के कारण जो है वो होता है। ये तत्व जो है वो ताप के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। ताप के साथ जो है ये प्रतिक्रिया नहीं करता, परंतु जो है ये क्या करता है, जल में शीघ्रता से घुल जाता है। और जो है अम्ल जो होता है ये क्या करता है, मतलब ये जो होता है ये ताप के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, परंतु जल में जो है ये आपका जो है वो घुल जाता है। कौन सा रंग? आपका बैंगनी रंग। लाल रंग की अगर हम बात करें तो लाल रंग जो होता है अम्ल जो है वो लाल रंग को क्या कर देता है, गहरा बना देता है। अगर हम लाल रंग पर अम्ल को डाला जाए तो ये लाल रंग और भी क्या हो जाता है, गहरा हो जाता है। क्षार की उपस्थिति के कारण ही जो है एंथ्रोसाइनिन का ना रंग जो होता है वो बैंगनी होता है।
क्षार में, इसमें क्षार की उपस्थिति के कारण ही जो है एंथ्रोसाइलिन होता है, इसका रंग जो है वो बैंगनी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, अंडे में बायोटिन के साथ पाए जाने वाली प्रोटीन का नाम है। अंडे में बायोटिन के साथ कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ए ऑप्शन एवेडिन, बी ऑप्शन एल्बुमिन, सी ऑप्शन ग्लोबुलिन और डी ऑप्शन मायोसिन। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एवेडिन जो है ये अंडे में बायोटिन के साथ पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। बात अगर अंडे के बारे में करें तो हमने अंडे का बहुत अच्छे से क्वेश्चन हमने करवाया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो है अंडे का हमने करवाया है। आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा, पूरी की पूरी फूड एंड न्यूट्रिशन की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप लोग उसको ध्यान से देख लीजिएगा। अंडे सारे टॉपिक पे मैंने जो है उस क्वेश्चन को करवाया है। एक अंडे का वजन लगभग कितने ग्राम होता है? 40 से 50 ग्राम लगभग जो है। नॉर्मली अंडे वो निर्भर करता है कि प्रजाति कैसी है ना, पक्षी की प्रजाति कैसी है वो उस पर निर्भर करता है। बट नॉर्मली जो हम एक इंडेक्स मानते हैं, हम एक जो मानक मानते हैं वो क्या होता है आपका, लगभग 40 से 50 ग्राम होता है, जिसमें 30% जो है अंडे की जर्दी होती है, 58% जो होता है अंडे का सफेद वाला भाग होता है और 12% जो होता है अंडे का आवरण वाला भाग होता है। अंडे का जो सफेद भाग होता है इसी में आपकी एवेडिन जो है उपस्थित होती है, जो बायोटिन के साथ मिलकर क्या करती है, अक्रियाशील पदार्थ बनाती है। जो बायोटिन के साथ जुड़ती है तो जो बायोटिन के साथ जुड़ने के उपरांत ये अक्रियाशील हो जाती है। इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, अभिकथन है स्वाद उत्प्रेरक पदार्थों का प्रयोग खाद्य पदार्थों का स्वाद बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है। रीजन है वे अपने स्वयं के विशिष्ट स्वाद को छोड़कर स्वाद बढ़ाने की अपनी कार्यवाही करते हैं। असर्शन एवं रीजन दोनों सही है। असर्शन सही परंतु रीजन गलत है। असर्शन और रीजन दोनों गलत है। असर्शन गलत परंतु रीजन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर सही होगा, क्या आंसर सही होगा, तो इसका आंसर जो सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आपका असर्शन भी सही है और इसके साथ साथ रीजन भी बिल्कुल सही है। असर्शन के साथ साथ रीजन भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन, आधारी चयापचय की गति निम्न में से किस पर निर्भर करती है? ये क्या है? आधारी चयापचय की दर, आधारी चयापचय की दर चयापचय की गति निम्न में से किस पर निर्भर करती है? ए ऑप्शन मानसिक तनाव, बी ऑप्शन संवेग और डी सी ऑप्शन ए एवं बी दोनों। अच्छा, डी ऑप्शन यहाँ इसका छूट गया है तो डी ऑप्शन आप ले लीजिएगा। चलिए कोई नहीं, डी ऑप्शन जो है उपरोक्त सभी हम दे रहे हैं आपको, आप लोगों को डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका जो आंसर सही होगा, क्या आंसर सही होगा, इसका जो आंसर सही होगा आपका, तो आधारित चयापचय की जो गति होती है वो किस पर निर्भर करती है? तो मानसिक तनाव पर भी निर्भर करती है और संवेग पर भी निर्भर करती है। मानसिक तनाव और संवेग जो है दोनों पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर जो सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोनों पर ये क्या होती है, निर्भर करती है। ठीक है, जब क्या है व्यक्ति मतलब मानसिक तनाव अगर किसी प्रकार का उसे मेंटल स्ट्रेस है तो भी व्यक्ति जो है वो प्रभावित होगा। आधारी चयापचय की दर जो है उसकी प्रभावित होगी। व्यक्ति में अगर किसी प्रकार का संवेग उत्पन्न हो गया है, भय क्रोध निंदा प्यास, इस प्रकार का कोई प्रकार का संवेग अगर उसमें उत्पन्न हो गया है, सबसे ज्यादा जो प्रभावित होगी वो क्रोध की स्थिति में होगी या किसी चीज को देखकर डर जाने की स्थिति में हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं, जैसे आकस्मिक किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो उस व्यक्ति उसे देखकर उसमें जो संवेग उत्पन्न होता है उसको भी देखकर, जैसे सांप वगैरह को देख के हम लोगों के अंदर क्या है, कुछ ना कुछ संवेग उत्पन्न हो जाते हैं, डर जाते हैं ना, तो वहां भी आपकी आधारित चयापचय की जो गति होती है वो प्रभावित होती है। तो ये रहा हमारा आज का पूरा का 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।